बीएससी थर्ड ईयर के एनिमल फिजियोलॉजी में आज हम रुधिर के संगठन एवं कार्य का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला बिंदु हमारा है कि ये रुधिर होता क्या है, एक्चुअल में ब्लड किसे कहते हैं। तो इसमें पहली बात यह है कि रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज है। रुधिर अपने आप में क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यूज है, वो भी कैसा, फ्लूइड है ना, लिक्विड। दूसरा इंपॉर्टेंट बिंदु यह है कि जैसे कि हम जानते हैं ये हल्के लाल रंग का होता है, अपारदर्शी होता है, ओपेकी मतलब, और इसका जो पीएच होता है वो 7.4। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि मानव रुधिर का पीएच कितना होता है, तो 7.4 होता है, अर्थात हल्का क्षारीय। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रत्येक मनुष्य में रुधिर की मात्रा जो होती है वो लगभग फिक्स रहती है, यानी कि उसके शरीर के भार के 7 से 8% तक होती है एक स्वस्थ मनुष्य में, यानी कि 5 से 6 लीटर तक। अब जैसे कोई कहता है कि उसमें खून की कमी है, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि एक्चुअल में उसमें खून की मात्रा में कमी है। एक्चुअल में इसका मतलब होता है या तो उसमें लाल रुधिर कणिका की कमी है या हीमोग्लोबिन की कमी है। बाकी जो रक्त की मात्रा है, रुधिर की मात्रा है, वो एक स्वस्थ मनुष्य में उसके शरीर के भार के 7 से 8% यानी कि 5 से 6 लीटर तक होता है। अब ये जो रुधिर होता है मानव शरीर का या किसी भी कशेरुकी प्राणी के अंदर जो रुधिर पाया जाता है, उस रुधिर के अंदर 2 प्रकार के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, 2 तरीके के घटक होते हैं, एक प्लाज्मा और दूसरा रुधिर कोशिका या रुधिर कणिका, ब्लड सेल्स। ये 2 पार्ट पाए जाते हैं। जो ब्लड होता है वो कितने पार्ट से मिलकर बनता है, पहला प्लाज्मा और दूसरा रुधिर कोशिकाएं। ठीक है, अब हम थोड़ा प्लाज्मा के बारे में डिटेल में देखते हैं। तो प्लाज्मा जो होता है वो रक्त का एक लिक्विड पोर्शन होता है। जो ब्लड होता है इसमें 2 तरीके के पार्ट है, एक लिक्विड पोर्शन जिसे प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा कणिकाएं। तो जो लिक्विड पोर्शन है वो प्लाज्मा है, वो हल्के पीले रंग का होता है, क्षारीय होता है, पारदर्शक होता है और एक मैट्रिक्स तरल भाग बनाता है उसका। इसके बाद में टोटल रुधिर जो है उस रुधिर का 55% यानी 55% जो होता है वो ये लिक्विड प्लाज्मा होता है। यानी ब्लड का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, 55%। और इस 55% में से 90 से लेकर के 92% भाग जल होता है, वाटर होता है। ठीक है, बाकी का जो शेष बचा हुआ भाग है 8 से लेकर के 10%, वो उस भाग के अंदर कई सारे कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, तो ब्लड जो होता है उसमें 2 भाग हो गए, पहला प्लाज्मा और दूसरा रुधिर कोशिकाएं। प्लाज्मा जो है वो उसका लिक्विड पोर्शन है, हल्के पीले रंग का होता है और क्षारीय भाग होता है। इसके बाद में प्लाज्मा जो होता है वो 55% भाग बनाता है ब्लड का। इस 55% में से 90 से 92% उसमें वाटर होता है। बाकी का जो 8 से 10% भाग बचता है उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अब हम ये देखेंगे कि प्लाज्मा में कौन कौन से मेनली कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो इसके प्रमुख अवयवों में सबसे मेन जल 90%, जो कि अभी हमने देख ही लिया। सबसे मेन कंपोनेंट कौन होता है प्लाज्मा का, वाटर होता है 90%। और ये वाटर क्या काम करता है, रुधिर के दाब को और रुधिर के आयतन को बनाए रखने का काम करता है। जल जो होता है वो 90% होता है और रुधिर दाब व आयतन बनाए रखने का काम करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है कार्बनिक पदार्थ। तो इसमें कार्बनिक पदार्थ के अंदर कई सारे प्लाज्मा प्रोटीन्स पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ जो होता है उसमें कई सारे प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं ब्लड में, और उनमें मेनली होते हैं एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन्स, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ये सब प्रोटीन्स पाए जाते हैं। और इसमें ये जनरली प्रासरण दाब को, ब्लड के जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको डिटरमाइन करने का, उसको निर्धारित करने का कार्य करते हैं। अब एक एक करके अगर हम प्रोटीन को देखें, जैसे एल्ब्यूमिन जो होता है, अगर कोई पूछे कि प्लाज्मा में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है, तो एल्ब्यूमिन है। एल्ब्यूमिन 45%, जितने भी प्रोटीन होते हैं उसमें से 45% प्रोटीन एल्ब्यूमिन होता है। और एल्ब्यूमिन का जो मेन फंक्शन होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को जनरेट करना, ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखना, प्रासरण दाब को। दूसरा मेन प्रोटीन होता है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन जो होता है वो प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी उत्पन्न करता है। तीसरा है फाइब्रिनोजन और चौथा है प्रोथ्रोम्बिन। तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन ये दोनों ब्लड कोगुलेटिंग यानी रक्त स्कंदन, ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं। यानी कि जब कभी भी हमें चोट लग जाती है, शरीर से खून निकलता है, वो बहने लगता है शरीर के बाहर हमारे, और हम देखते हैं कुछ समय बाद में उस खून का बहना रुक जाता है। तो ये जो खून का बहना रुकता है उसको हम रक्त का थक्का बनना कहते हैं। और रक्त का थक्का बनने में ये प्लाज्मा के अंदर पाए जाने वाले 2 मेन प्रोटीन फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन का सबसे बड़ा योगदान होता है। तो ये तो हो गए ब्लड में पाए जाने वाली मुख्य प्रोटीन।
यानी प्लाज्मा में पाए जाने वाले मुख्य प्रोटीन। इसके अलावा प्लाज्मा में ग्लूकोज होता है, जो कि हमने भोजन खाना खाया होता है, वो पचने के बाद में ब्लड में जाता है और ब्लड से ही ये प्लाज्मा में होता है। इसके बाद अमीनो अम्ल, वशी अम्ल, हार्मोन, एंजाइम, यूरिया, यूरिक अम्ल, ऐसे कई सारे कार्बनिक पदार्थ जो कि हमारे बॉडी के पोषक पदार्थ भी होते हैं और उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, हार्मोन होते हैं, एंजाइम होते हैं, ये सब जो कि हम जानते हैं ब्लड में मिलते हैं और वो ब्लड के अंदर प्लाज्मा में ही पाए जाते हैं। अकार्बनिक पदार्थों के अंदर देखें तो अकार्बनिक में इनमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड। ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्लाज्मा में पाए जाते हैं उसमें सबसे अधिक मात्रा में होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड। इसके अलावा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अमोनिया आदि कई डिजॉल्व फेज के रूप में ये गैसें भी पाई जाती है। कुछ मात्रा में आयंस भी होते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड्स, तो ये सारे आयंस भी पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि ब्लड जो होता है, रक्त जो होता है, उसमें दो तरीके के मेन घटक हैं, कंपोनेंट हैं, और उसमें पहला था प्लाज्मा, और प्लाज्मा को हमने डिटेल में देख लिया कि भाई ये 55% होता है और इसके अंदर जल सबसे अधिक मात्रा में होता है, फिर कार्बनिक प्रोटीन होते हैं, उन प्रोटीनों को देखा, फिर हार्मोन, एंजाइम वगैरह ये हो गए और कार्बनिक पदार्थ हो गए। अब हम देखते हैं कि रक्त की प्रमुख रक्त कणिकाएं। तो हमने देखा कि भाई प्लाज्मा जो होता है वो 55% है, तो रक्त कणिका कितने प्रतिशत होगी? 45%। यानी प्लाज्मा के अतिरिक्त जो शेष रक्त होता है, जो लगभग 45% होता है, वो रक्त कणिका यानी कि रुधिराणुओं का बना होता है, और इस भाग को हम हिमेटोक्रीट भी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। व्हाट इज द हिमेटोक्रीट? तो हिमेटोक्रीट जो होता है वो ब्लड जो होता है उसकी रक्त कणिकाओं का जो भाग होता है 45%, वो हिमेटोक्रीट कहलाता है। अब मनुष्य का जो रक्त होता है उस रक्त में मुख्य रूप से 3 प्रकार की कणिकाएं होती है। सब जानते ही हम, जो रक्त में 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती है, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स, बिंबाणु, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ये 3 प्रकार की मेन कणिकाएं पाई जाती है ना, ये 3 प्रकार की मेन सेल होती है। अब इसमें से हम सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं आरबीसी, लाल रुधिर कोशिकाएं। तो लाल रुधिर कोशिकाओं को हमारे विज्ञान की भाषा में इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, और टोटल जितनी भी ब्लड कोशिकाएं हैं, 3 प्रकार की ब्लड कोशिकाएं हैं, तो इन तीनों में से 99% आरबीसी होती है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि तीनों प्रकार की जो रक्त कोशिकाएं में से 99% आरबीसी होती है, और इन्हें इरिथ्रोसाइट कहते हैं। ये मनुष्य समेत सभी कशेरुकी प्राणियों में पाई जाती है। हालांकि इनकी संख्या, आकार और परिणाम में काफी भिन्नताएं होती है अलग अलग कशेरुकी प्राणियों में, लेकिन कार्य सब में लगभग समान होता है। अगर मनुष्य के संबंध में बात करें तो एक वयस्क पुरुष में लाल रुधिर कणिकाओं की जो मात्रा है वो प्रति घन मिलीमीटर लगभग 55 लाख होती है, और महिलाओं में लगभग 45 लाख होती है। प्रति घन मिलीमीटर पुरुषों में 50 लाख होती है और महिलाओं में 45 लाख होती है। ठीक है। अगर लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या कम हो जाए, जितना उनका एक अनुपात होता है, उस अनुपात से अगर कम हो जाए तो इसे हम खून की कमी यानी कि एनीमिया कहते हैं। अब आरबीसी जो है वो एक निश्चित समय तक ही जीवित रहती है, इसके बाद में वो मर जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसकी जो एक निश्चित समयावधि होती है वो 120 दिन की होती है, 120 डेज तक, और 120 दिन के बाद में फिर वो खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और आरबीसी का जो विनाश है, नष्ट होने का जो प्रोसेस है, वो प्लीहा में होता है, स्प्लीन में होता है। इसलिए स्प्लीन यानी प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। मनुष्य में जो लाल रुधिर कणिका होती है उसका एक स्पेशल शेप होता है, एक स्पेशल आकृति होती है। वो जो आकृति उसको हम बोलते हैं उभे अवतल, बाइकॉनकेव। यानी कि आपने बटन देखी होगी शर्ट में लगाने वाली, तो जैसे एक तरफ से धसी हुई रहती है, अगर ये बटन दोनों तरफ से धसी हुई हो तो जिस तरीके से दिखती है वो बाइकॉनकेव, यानी कि बीच में दोनों तरफ से धसी हुई है और उसके जो किनारे हैं वो उभरे हुए हैं। ठीक है। और मनुष्य जो होता है उसमें परिपक्व लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम आदि जो कोशिकांग जो होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, वो नहीं पाए जाते हैं। और इस अनुपस्थिति की वजह से ही मतलब ये अनुपस्थित होंगे तभी इसमें हीमोग्लोबिन के जो अणु होंगे वो ज़्यादा अच्छी मात्रा में उपस्थित रह सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में पाए जा सकते हैं। इसके बाद केंद्रक भी नहीं होता है, ठीक है, आरबीसी में। लेकिन कुछ स्तनधारी प्राणी जो ऊंट के, कैमल के जो कैटेगरी में आते हैं, उसमें लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है।
तो इन सब की अनुपस्थिति की वजह से, यानी कि केंद्रक और अन्य कोशिकांग की अनुपस्थिति की वजह से आरबीसी जो है एक कोशिका है और ये कोशिका अपने पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से नहीं बन सकती। जैसा कि हम जानते हैं कि नई कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से बनती है, तो ये कोशिका भी पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से बनती हो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इनमें ये सारे कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। इसलिए इनका नए सिरे से निर्माण होता है हर बार, और इनका जो निर्माण होता है वो यकृत में और स्प्लीन यानी प्लीहा में और अस्थि मज्जा में होता है। वो आपकी जीवन की डेवलपमेंट की अलग अलग फेज पे डिपेंड करता है कि आप डेवलपमेंट की किस फेज में हो, उस आधार पर उसका निर्माण कहाँ होगा, कौन सी जगह ज़्यादा मात्रा में होगा, वो उस बात पे डिपेंड करता है। जैसे शिशुओं मतलब जब डेवलपमेंट हो रहा हो, भ्रूणीय अवस्था में हो, मध्य भ्रूण में हो, तो उस समय जन्म से 1 मास पूर्व तक और मध्य भ्रूण से लेकर के आरबीसी का जो मेनली निर्माण होता है वो यकृत और प्लीहा में होता है। और शिशु के जन्म लेने के बाद जब बच्चा होता है, जन्म ले लेता है, इसके बाद में उसका जो आरबीसी का मेन निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी जो होती है उसका जो निर्माण होता है वो भ्रूणीय अवस्था में मुख्यतः रूप से यकृत और प्लीहा में होता है और जन्म लेने के बाद अस्थि मज्जा में होता है। और अस्थि मज्जा में भी स्टेम सेल जो होती है वो लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण करती है। और लाल रुधिर कणिका के जो निर्माण की प्रोसेस होती है इसको हम इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। कौन सी प्रोसेस कहते हैं? इरिथ्रोपोइसिस। ये जो इरिथ्रोपोइसिस है इसको थोड़ा तेज करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए एक हार्मोन होता है जो कि किडनी से निकलता है और इसका नाम है इरिथ्रोपोइटिन। इसका सबसे बड़ा योगदान होता है। किडनी से यानी कि गुर्दे से, वृक्क से निकलने वाला हार्मोन इरिथ्रोपोइटिन वो लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण को प्रेरित करता है। एक्चुअल में इस हार्मोन का जो स्रावण है, सिक्रीशन है, वो कम ऑक्सीजन में यानी ऑक्सीजन की कमी की जो स्थितियां होती है उसमें ज़्यादा होता है इसका सिक्रीशन, और ऐसी स्थिति में लाल रक्त कणिकाओं की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे आप वर्जिश कर रहे हैं, शारीरिक व्यायाम कर रहे हैं या कहीं ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं जहां पर आपकी सांस फूलने लगती है और आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और आप तेज श्वास लेने लगते हो, और ऐसी स्थिति में इस किडनी से निकलने वाले इरिथ्रोपोइटिन की मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती है और ये इरिथ्रोपोइटिन फिर आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करता है। इसलिए आरबीसी जो होती है वो जो पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग होते हैं उनमें कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है, इसलिए इनका स्टेमिना भी ज़्यादा होता है। जैसे हिमालय रेंज के अंदर नेपाली वगैरह होते हैं, उनमें आरबीसी की नंबर ऑफ मात्रा जो होती है वो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा होती है। फिर उनका शरीर छोटा होने के बाद भी वह काफ़ी स्टेमिना वाले होते हैं, इसकी वजह यही होती है। इसके बाद अगर अस्थि मज्जा में किसी प्रकार का कोई विकार आ जाए तो फिर आरबीसी जो होती है वो भी विकृत प्रकार की बनेगी और वो अपना जो प्रॉपर कार्य है वो नहीं कर पाएगी। तो इससे कई तरीके के शारीरिक विकार उत्पन्न होते हैं और उन सभी शारीरिक विकारों को सम्मिलित रूप से एनीमिया कहते हैं, यानी कि रक्त की कमी। आरबीसी संख्या में कम हो या फिर जो आरबीसी जिस रूप में या जिस स्ट्रक्चर में होनी चाहिए उस रूप में नहीं हो, भले आरबीसी की संख्या पर्याप्त है लेकिन उसकी स्ट्रक्चर एबनॉर्मल हो, असामान्य हो, तब भी हम उसको एनीमिया ही कहेंगे। और एनीमिया कई प्रकार के होते हैं। उस एनीमिया के जितने भी प्रकार हैं उनका डिटेल तो नहीं, पर थोड़ा सा परिचय हम यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट है एप्लास्टिक एनीमिया। तो ये एक दुर्लभ स्थिति है जिसमें स्टेम सेल जो होती है आपके अस्थि मज्जा की वो क्षतिग्रस्त हो जाती है और उनके क्षतिग्रस्त हो जाने की वजह से आरबीसी का जो निर्माण है वो पर्याप्त संख्या में नहीं हो पाता है। अप्लास्टिक एनीमिया जो होता है उसमें अस्थि मज्जा की स्टेम सेल क्षतिग्रस्त हो जाने से आरबीसी का निर्माण पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता है। ठीक है, और यह स्थिति गर्भावस्था में विषाक्त रसायन के संपर्क में आने से और कुछ दवाओं के दुष्प्रभाव से या कुछ वायरसों के संक्रमण जैसे HIV, हेपेटाइटिस, इन सभी कारणों से यह अप्लास्टिक एनीमिया की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। एनीमिया का दूसरा प्रकार है आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया। तो जनरली हम जानते हैं कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन में लौह तत्व यानी कि आयरन पाया जाता है। तो अगर आयरन नहीं होगा तो फिर हीमोग्लोबिन सही रूप से काम नहीं करेगा, जो कि आरबीसी का मेन काम हीमोग्लोबिन ही करता है। तो फिर वो जब आरबीसी अपना प्रॉपर काम नहीं करेगी तो वो एनीमिया ही कहलाएगा। तो लौह की कमी से यानी कि जैसे मासिक धर्म की वजह से या फिर अचानक एक्सीडेंट हो जाने से ब्लड बॉडी से निकल गया या फिर भोजन के अंदर आपकी पर्याप्त मात्रा में आयरन नहीं है या फिर आयरन भोजन में है फिर भी आपकी जो इंटेस्टाइन है इसको एब्जॉर्व नहीं कर रही है, तो ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें आयरन की कमी हो जाए तो इस आयरन की कमी से जो एनीमिया होता है उसको इस कैटेगरी में गिनते हैं।
इसके बाद में एक अलग तरीके का एनीमिया है सिकिल सेल एनीमिया। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, वंशानुगत विकार है। इसमें हीमोग्लोबिन में एक जीन में उत्परिवर्तन हो जाता है और इस उत्परिवर्तन की वजह से जो आरबीसी बनती है वो उसका जो शेप है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि आरबीसी का जो सामान्य जो शेप है, आकृति है, वो बाइकॉनकेव होती है, उभय अवतल होती है। वो आकृति यहाँ चेंज हो जाएगी और सिकिल सेल हो जाएगी, मतलब हंसियाकार हो जाएगी, दांतली की तरह हो जाएगी। जो कपड़ा अपने घास वगैरह काटने में जो दांतली काम में आती है, उस दांतली के आकार की हो जाएगी। और इस वजह से जो आरबीसी का वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, फिर उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी और फिर ये एनीमिया हो जाएगा। प्लस ये जो आरबीसी है वो ब्लड वेसल में फंस भी जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, तो कुल मिलाकर के इनकी जो ऑक्सीजन वहन क्षमता होती है वो कम हो जाती है और एनीमिया हो जाता है। अगला प्रकार है नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। यह स्थिति लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में कमी की परिणाम स्वरूप होती है। जो कोशिकाएं उत्पन्न होती है वो होती तो आकार और आकृति में सामान्य ही होती है, लेकिन उनका अस्थि मज्जा में कोई विकृति आ जाने की वजह से उनका संख्या जो होती है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाती है, तो इस वजह से ये नॉर्मोसाइटिक एनीमिया होता है। इसके बाद हीमोलाइटिक एनीमिया, ये इसमें आरबीसी बनती तो पर्याप्त मात्रा में, लेकिन वो समय से पहले नष्ट हो जाती है। और क्यों हो जाती है, तो कोई ऑटोइम्यून डिजीज है, कैंसर है या और कोई संक्रमण होता है, तो इनकी वजह से आरबीसी का जो प्रॉपर टाइम है 120 डेज उससे पहले ही खत्म हो जाती है, इसलिए इसको हम हीमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं। ठीक है। एनीमिया के उपचार में काफ़ी गंभीरता रखनी चाहिए और इसमें लौह तत्व को खुराक पे लेना चाहिए, विटामिन है, कुछ ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया जा सकता है। इसके बाद में बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है, तो ऐसे कुछ इसके ये उपचार हैं। ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो आरबीसी होती है उसका जो मुख्य घटक है, आरबीसी के अंदर भी उसका जो मेन घटक है वो होता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के अंदर एक पोरफायरिन रिंग होती है, इसमें 4 ग्लोबुलिन की बनी हुई श्रृंखलाएं होती है और सेंटर में आयरन पाया जाता है, लौह तत्व पाया जाता है। और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त का, पूरे ब्लड का जो कलर है वो लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक है। तो एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 ml लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। अगर 12 से पुरुष में 12 से कम हीमोग्लोबिन है, पर 100 ml 12 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन है, तो फिर वो एनीमिया की कंडीशन में आएगा, तो 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है। अब हम आरबीसी के कार्य देखते हैं। आरबीसी का मेन फंक्शन क्या है, तो आरबीसी का अभी हमने देखा कि जो मेन कंपोनेंट है वो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है, फेरस। तो ये जो होता है वो ऑक्सीजन को बाइंड करता है और ऑक्सीजन को फेफड़ों से बाइंड करके शरीर के विभिन्न टिश्यूज तक मतलब ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, परिवहन करने का काम करता है, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ला करके फेफड़ों में छोड़ता है और फेफड़ों से वापस ये कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से निकल जाती है। तो कुल मिलाकर के आरबीसी का मेन काम है कि श्वसन क्रिया में जो गैस आपने फेफड़ों में ली है, ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का काम आरबीसी करती है। और शरीर की प्रत्येक कोशिका में उपापचय प्रक्रिया की वजह से बाई प्रोडक्ट के रूप में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की प्रत्येक टिश्यूज, प्रत्येक सेल से वापस लंग्स तक लाना, ताकि लंग्स उसको शरीर से बाहर निकाल सकें, तो ये लंग्स तक लाने का काम भी आरबीसी करती है। इस प्रकार आरबीसी का मेन फंक्शन जो होता है वो जो श्वसन गैसें होती हैं, उन श्वसन गैसों का परिवहन करना होता है। ठीक है। इसके बाद में आरबीसी के ऊपर कुछ विशेष प्रकार के एंटीजन भी पाए जाते हैं, और इन एंटीजनों की उपस्थिति और अनुपस्थिति, ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए कुछ विशेष प्रकार के एंटीजन होते हैं, तो वो एंटीजन उपस्थित हैं या नहीं है, इस आधार पर आरबीसी का प्रकार निर्धारित किया जाता है, और यही प्रकार ब्लड ग्रुप को निर्धारित करता है। यानी हमने देखा है कि ए, ओ, ए, बी, है ना, इस तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं। ए ब्लड ग्रुप, जीरो ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, तो ये जो बी ब्लड ग्रुप, ये जो ब्लड ग्रुप होते हैं, उस ब्लड ग्रुप को तय करने का काम आरबीसी के ऊपर पाए जाने वाले एंटीजन करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने ब्लड कंपोजिशन के अंतर्गत प्लाज्मा और आरबीसी, इन दोनों को डिटेल में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम WBC और प्लेटलेट्स को पढ़ेंगे। धन्यवाद।